हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो अपने टॉपिक को भी अब हम पढ़ लेते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है मैं पहले ही कह दे रहा हूं, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो 101% फिक्स है कि इसमें से आपका एक बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। तो यदि अभी तक आपने कहानी को तैयार नहीं किया है तो आप तैयार इस वीडियो में कर लीजिए। कहानी कौन कौन से जानेंगे? 3 ही आपको कहानी तैयार करना है। एक पंचलाइट है, दूसरा बहादुर, तीसरा लाठी। और ये तीनों आपको तैयार कर लेंगे, फिक्स है, एक आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो कहानी को याद भी कराएंगे, दूसरी बात एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो मैं यही कहूंगा मुश्किल से 5-5 मिनट अगर इसको लेते हैं तो 15 मिनट में ये आपकी टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। मैं यही कहूंगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अपना नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए जी, कोई नहीं, जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही भैया, मैं जानता हूं। यहाँ पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए पहला हमारा कहानी है पंचलाइट। अब पंचलाइट की कहानी है, सुनते हैं समझते हैं जी। देखिए एक बार में यहाँ पे तो सब कुछ लिखा गया है, फिर भी मैं एक बार इस कहानी को थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ जिससे कि जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आसानी से आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि जो पंचलाइट है वो रेणु जी द्वारा रचित है, ठीक है ना। और ये जो कहानी है ये बिहार के एक पिछड़े गांव का कहानी है जिसमें क्या होता है कि उसमें अधिक से अधिक जो अशिक्षित लोग रहते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं वहां पे, ठीक है ना। इस तरीके के मतलब वहां पे लोग रहते हैं। दूसरी बात ये आती है कि वो जब रामनवमी का मेला होता है और जो वो जाते हैं मेले में तो वहां पे वो पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसे वो क्या कहते हैं, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब वो पंचलाइट लेकर आते हैं गांव में, तो गांव में क्या होता है कि गांव के सभी लोग बहुत ही खुश रहते हैं कि पंचलाइट आया है, क्योंकि वो सभी पंचलाइट को एक सम्मान की वस्तु समझते हैं, रिस्पेक्ट की वस्तु समझते हैं। बट परेशानी आगे क्या आती है वो जब हम कहानी को ये पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ के सुनाते हैं, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए जी, हमने लिखा है पंचलाइट रेणु जी की अचलित कहानी है, ठीक है ना। पंचलाइट जो है रेणु जी द्वारा अचलित, मतलब रेणु जी की अचलित कहानी है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। मतलब बिहार के एक पिछड़ा गांव है, उसके चित्रण को, उसके परिवेश के सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला कह रहा है कि उस गांव का क्या नाम था, देखिए महतो टोली नाम था। तो यहाँ पे लिखा गया महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वह पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो पंचलाइट कहते हैं, ठीक है ना। अब जो पंचलाइट होता है, पंचलाइट आप समझ रहे हैं ना, जैसे पहले के मैं कह सकता हूँ आज से 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं तो उस समय पर लाइट नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा इसका उपयोग नहीं था, तो उस समय पे पंच लाइट से ही हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं या अपने घर को रोशन करते थे, ठीक है। तो वही पंच लाइट होता है। साइड में अगर पॉसिबल होगा तो फोटो भी आपको लगा दिया जाएगा पंच लाइट का, देख सकते हैं। तो वही बात है जी। अगला कह रहा है कि पंच लाइट को या सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तु समझते हैं। यहाँ पर सम्मान लिख दिया गया, सम्मान कर लीजिएगा, ठीक है ना। सम्मान की मतलब रिस्पेक्ट की वस्तुएं समझते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि पंच लाइट को देखकर, ठीक है ना, यहाँ पर पंच लाइट को देखकर होगा। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया गया है। पंच लाइट को देखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पंच लाइट को देखने के लिए, ठीक है जी। तो पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरतें और मर्द इकट्ठा हो गए। मतलब जब पंचलाइट गांव में रामनवमी के मेले से खरीद कर आया तो उसको देखने के लिए सभी बालक, मतलब सभी बच्चे, औरतें और मर्द इकट्ठा हो गए तथा सरदार ने अपने पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ करने का प्रबंध करो, ठीक है ना। मतलब उस गांव के जो सरदार थे उन्होंने कहा अपनी पत्नी को कि भैया पूजा पाठ करने का प्रबंध कीजिए। अगला कह रहा है कि सभी उत्साहित थे। सभी मतलब उत्साहित मतलब क्या होता है, प्रसन्न थे, खुश थे, ठीक है ना। अगला कह रहा है परंतु एक समस्या थी कि पंचलाइट को जलाएगा कौन।
एक प्रॉब्लम आ गई कि भैया पंच लाइट आ तो गया है बट उसको जलाएगा कौन, ठीक है। तो पंच लाइट क्यों, क्योंकि पंच लाइट को जलाना किसी को भी नहीं आता था, ठीक है ना, इसीलिए एक समस्या आ गई थी। तो अब उस समस्या का निवारण क्या है समझिएगा। तो इस टोली में गोधन नाम का एक युवा रहता था, ठीक है। कौन रहता था जी, इस टोली में एक गोधन नाम का एक युवा रहता था, ठीक है। गोधन नाम का एक युवा रहता था जो पंच लाइट जलाना जानता था, ठीक है ना। गोधन नाम का उसी गांव में एक लड़का था जो पंच लाइट को जलाना, क्या पंच लाइट को जलाना जानता था, परंतु उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा गया है ना, परंतु उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है, क्योंकि वो गुलरी कालिकी के बेटी से प्रेम करता था और उसे सलीमा का गाना सुनाता था, ठीक है, इसीलिए उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। तो जो गोधन है उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया था, सरदार ने ही बाहर निकाला था। अब समस्या ये आ गई कि भैया जिसको जलाना आता है वो तो गांव से बाहर निकाल दिया गया है, तो कैसे फिर से ये जलेगा, क्या होगा, अब कैसे हम उसको बुलाएं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, तब अंत में जब कोई भी रास्ता नहीं दिखता है और शाम होने ही वाली होती है, तब अंत में सरदार कहते हैं, अंत में सरदार ने गोधन को बुलाया और उसे आदेश दिया कि पंच लाइट को जलाने को, मतलब उसे आदेश दिया गया कि पंच लाइट जला दी जाए, ठीक है ना। तब गोधन ने क्या किया, पंच लाइट को जला दिया। उससे प्रसन्न होकर, जैसे ही पंच लाइट जल गया तो जिससे प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन को कहा, जा तेरे 7 खून माफ, अब खूब गा सलीमा का गाना। क्या सरदार ने कहा कि गोधन से कहा, क्या कहा, जा तेरे 7 खून माफ, अब खूब गा सलीमा का गाना, ये सरदार ने कहा। और जो गुलरी काकी हैं, ठीक है ना, और जो गुलरी काकी हैं, गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं, ठीक है ना, गुलरी काकी। अब गुलरी काकी कौन है, गुलरी काकी मुनरी की माता जी हैं, ठीक है ना। जो गुलरी काकी हैं ये मुनरी की माता जी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप याद रखेंगे 2-3 नाम आ गया है, एक गोधन है, एक मुनरी है, एक गुलरी है, गुलरी काकी, ठीक है ना। तो गोधन है और गोधन ये मुनरी है और मुनरी की माता जी ही क्या है, गुलरी काकी। गुलरी काकी की बेटी कौन है, मुनरी है। और मुनरी से क्या करता था, गोधन प्रेम करता था, जिसके कारण निकाला गया था उसे गांव से बाहर। तो मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। 1-2 बार इस कहानी को अगर सुनेंगे, ऐसे भी मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जानी चाहिए, बट अगर एक बार में ना सुनकर याद हो तो 1-2 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज स्क्रीनशॉट करने का हम टाइम आपको देंगे, निश्चिंत रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आगे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा है बहादुर। बहादुर जो क्या होता है, क्लास 12 हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। बहादुर दूसरी हमारी कहानी है। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है, इस कहानी को भी मैं पहले बता दे रहा हूं जिससे आपको जब मैं पढ़ूं तो समझ में आए। बहादुर क्या है, बहादुर एक नेपाली बच्चे का कहानी है। जो क्या होता है, जो जिसके मतलब वो जो बच्चा है उसके घर पर उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उससे सौतेली उसकी माँ थी तो उसको मारती थी, पीटती थी, उससे काम कराती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको खाने को नहीं देती थी। मतलब उसके घर में उसको कूट व्यवहार होने के कारण वो अपना घर छोड़कर बहादुर शहर भाग आया होता है, ठीक है, जहां पर वो अमरकांत जी से मिलता है, ठीक है। जो अमरकांत जी से मिलता है और वो अमरकांत ही ये कहानी को लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अमरकांत जी क्या करते हैं, उसको अपने घर में नौकर बनाकर रख लेते हैं। तो शुरू में क्या होता है कि जो अमरकांत जी हैं, जो लेखक हैं, उनकी पत्नी, उनका बेटा पहले तो बहादुर से बहुत ही प्रेम से अच्छा से व्यवहार करते थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतने लगा बहादुर के साथ वो सख्ती बरतने लगे, बहादुर के साथ कठोरता बरतने लगे। तो बहादुर से एक बार ऐसा हुआ कि वो बहादुर को बिना मतलब के ही चिढ़ाते थे, मारने लगते थे, थोड़ी सी गलती नहीं होती थी फिर भी उस पर चिल्लाते रहते थे। एक समय ऐसा आया कि उसके घर में चोरी हो गया, मतलब कुछ रुपए खो गए।
तो कुछ रुपए खो गए, उसके बाद आगे क्या हुआ इस कहानी को जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बेसिक बात है, इतना समझ लिया है तो चलिए जी पढ़ के सुनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कूट व्यवहार की कहानी है। ठीक है ना। अगला कहा जा रहा है लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। ठीक है ना। लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं और यही इस कहानी को अपना मतलब पात्र बनाते हुए इस कहानी की उन्होंने रचना किया है। अगला कह रहा है बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपनी सौतेली माँ के कूट व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया था। ठीक है ना। मतलब उसकी सौतेली जो माँ है उसकी कूट व्यवहार के कारण वो अपने घर छोड़कर क्या होता है, भाग आया होता है। लेखक मतलब अमरकांत जी, तो लेखक उसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं। ठीक है ना। लेखक उसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं। लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक की जो पत्नी है निर्मला और उसका परिवार तो पहले बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। बहादुर घर के सभी कार्यों को करता था, लेकिन उसे फिर भी गाली गलौज सुनने को मिलती थी। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर को मानो उसको मारने का बहाना खोजते थे। एक बार मेहमानों के कुछ रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी, ठीक है ना, यहाँ पे चोरी होगा, टाइपिंग में ऐसा मिस्टेक कर देते हैं भैया, क्या कहा जाए। ठीक है ना, चोरी। तो जब क्या होता है कि यहाँ पे लिखा गया है कि जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेहमानों के कुछ रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मतलब जब बहादुर के कुछ रुपए जब खो गए मेहमानों के, तो बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। और सभी ने, लेखक ने भी, लेखक की पत्नी, उसका जो बेटा किशोर है, वो सभी ने उसको मारा पीटा, गाली गलौज सब दिए। ठीक है ना। उसी को कहा जा रहा है कि भैया बहुत बुरा व्यवहार किया। तो बहादुर बिना बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो रात को बहादुर अचानक किसी को बिना बताए वो घर छोड़कर भाग जाता है। ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा है उसके जाने के बाद मानो घर में मातम छा जाती है। मतलब जब वो चला जाता है तो उसके बाद घर में मातम छा जाती है। क्यों? क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। मतलब क्या है कि बहादुर सभी घर के कार्य करता था, सभी को आराम मिलता था। अब भैया है नहीं तो करना तो उन्हीं को है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही थी। अगला कह रहा है तब सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक है। और वे पश्चाताप करते हैं। अब वो क्या करते हैं? अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं। लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था। मतलब उन्हें माफ करने वाला जो बहादुर था वो तो अब घर छोड़कर चला गया था। ठीक है ना। तो ये है कहानी, आपको समझ में आ गई होगी कि नेपाली बच्चा है, ये अपने जो सौतेली माँ है उसकी कूट व्यवहार के कारण ये घर छोड़कर आया होता है बाहर। अब बाहर में इसको नौकर रख लिया जाता है, उसके साथ पहले अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसके चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, फिर वो घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना। तो यही कहानी है एक। तो इसको भी हम अभी स्क्रीनशॉट करने का ऑप्शन देंगे आपको, इतना आपको लिखना है जी। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं अपने तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाठी। मैं एक बात कह दूं कि ये जो टॉपिक है ना, अभी 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो 7 सेट थे, लगभग मैं कह सकता हूँ 6 से 7 सेट में ये लाठी कहानी आई थी। ठीक है ना। 6 से 7 सेट में आई थी, ये मैं कह रहा हूँ, 1-2 सेट की बात नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लाठी जो कहानी है ना, ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत दिनों से, मतलब लगभग 1 सेट में बन रही थी, कभी कभी 2 सेट में प्रत्येक वर्षों में डाला जा रहा था।
नहीं तो अदरवाइज पंच लाइट और बहादुर यही दोनों को रखा जा रहा था। तो इसलिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में सभी, मैं ये कह सकता हूँ सभी लोगों ने क्या किया, लाठी पर ध्यान नहीं दिया। और जब 2024 का बोर्ड एग्जाम हुआ, भैया 2024 चल रहा है, परंतु जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ना, क्योंकि फरवरी में 25 में ही ना एग्जाम होगा फरवरी में, ठीक है। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 2023 का जो पढ़ाई था उसका 24 में 2024 मतलब फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें लाठी की कहानी ही सभी में दे दिया था। अब बच्चों ने क्या तैयार किया था, पंचलाइट और जो बहादुर, जिससे उनकी बहुत दिक्कत हो गई और इनको मतलब वो छोड़ कर चले आए थे, ठीक है। ये गलती मैंने भी किया था, तो मैं इसीलिए कहूँगा लाठी को हल्के में ले लेना है, भैया ये लाठी है, ठीक है ना। तो इस कहानी को आप तैयार कर लेंगे। अब कैसे करना है, क्या है कहानी में बताया क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। देखिए लाठी एक क्या है, लाठी एक मिलिट्री मैन हम ये कह सकते हैं या आर्मी वाले की कहानी है, ठीक है। अब वो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एक युवा है, उसकी मिलिट्री में वो क्या था, भर्ती था मतलब, तो उसकी 14 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, शादी किससे होती है, तो बानो नाम की एक लड़की होती है, बानो, ठीक है ना, बानो, ठीक है जी। तो एक जो लड़का था 14 वर्ष का, उसकी शादी किससे हो जाती है, बानो नाम की एक लड़की से हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो शादी के 3 दिन बाद ही उसको वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई चल रही होती है, ठीक है ना। तो सरहद पर उसको बुला लिया जाता है। जब वहाँ पे बुलाने लिया जाता है तो वहाँ पे वो 2 साल उसी तरीके से मतलब वो बाहर ही काम करता है, ठीक है। तो उस समय पर जो बानो उसकी पत्नी है, उसको घर वालों की तरफ से बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि जो उसकी ननद थी, ननद मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लड़का था उसकी जो बहन थी, वो सब इसको बहुत ही ज़्यादा ताना मारती थी, इससे काम करवाती थी अधिक से अधिक। इसके जो मैं ये कह सकता हूँ लड़के का जो पिता है, जिसे हम ससुर कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी कहानी कहाँ की है, मतलब बिहार की एक है। तो ये सभी क्या है, तो उससे ससुर उसका बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते थे, गुस्सा करते थे, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। तो इसलिए जो बानो है ना, तो बानो को बीमारी हो जाती है, और जब बीमारी हो जाती है तो उसे एक सेनिटोरियम में भेज दिया जाता है। सेनिटोरियम एक अस्पताल टाइप का ही होता है, तो वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे उसका इलाज चलता है। जब 2 साल बाद लड़का वापस आता है तो उसे पता चलता है कि मेरी पत्नी जो बानो है उसको तो बीमार है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो वो तुरंत उसी समय सेनिटोरियम के लिए निकल जाता है। और जब वो सेनिटोरियम पहुंचता है जो उत्तराखंड में है, ठीक है ना, तो काठगोदाम के पास उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड में ही ना काठगोदाम है। तो वहां पर सेनिटोरियम में पहुंचता है, जब अपनी पत्नी जो बानो है उसकी स्थिति को देखता है, तो अब उसके आगे क्या होता है वो सब जब मैं कहानी पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। चलिए इतनी बेसिक बात थोड़ा सा तो आपने समझ ही लिया होगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, अच्छा ये आपको मैं बता दूं, ये भैया कहानी ज़्यादातर यूपी बोर्ड में ये फिक्स है। यूपी बोर्ड वाले, मैं तो खुद यूपी से हूँ, तो यूपी बोर्ड वाले सभी ये तीनों कहानी को फिक्स है, तैयार कर लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए जी, अगला आता है लाठी। शिवानी जी, किसके, शिवानी जी द्वारा लिखित एक प्रभावशाली और मार्मिक कहानी है, ठीक है ना। मतलब लाठी जो है, जो कहानी है वो शिवानी जी द्वारा लिखित प्रभावशाली और मार्मिक कहानी है, ठीक है ना। अगला कह रहा है उन्होंने इस कहानी को पहाड़ी रंग दिया है। उन्होंने इस कहानी का क्या नाम दिया है, पहाड़ी नाम दिया है, पहाड़ी रंग दिया है। अगला आता है कि काठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ी पर गोठिया का सेनिटोरियम था, ठीक है ना। मतलब काठगोदाम कहाँ है, उत्तराखंड में, जहाँ पहाड़ी इलाका होता है। तो वही कहा जा रहा है कि काठगोदाम से कुछ ही मीलों दूर ऊंचे पहाड़ पर गोठिया का एक क्या था, सेनिटोरियम था, ठीक है ना, जिसका नाम उस समय भवाली से भी अधिक था। जिसका नाम उस समय भवाली एक प्रसिद्ध हम कह सकते हैं चीज है, तो उससे भी अधिक था। अगला कहा जा रहा है कि वहां 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी के साथ बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरा हुआ था। यहाँ पर समझे, जो मतलब
वहाँ 3 नंबर का जो बंगला था, जो सेनेटोरियम के 3 नंबर जो बंगला था, उसमें जो कप्तान जोशी थे, कप्तान जोशी मतलब वही है मिलिट्री मैन वाले, तो कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरा हुआ था। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम बानो था। ठीक है ना, उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कप्तान जोशी मतलब कैप्टन जोशी, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कप्तान जोशी होना चाहिए था, कप्तान जोशी। ठीक है ना, और यहाँ पे भी कप्तान आप कर लेंगे, कप्तान जोशी। ठीक है ना, यहाँ पे कैप्टन जोशी कर लिख दिया गया है, कप्तान जोशी आप कर लेंगे। तो कप्तान जोशी के साथ हो गया था, मतलब उसका विवाह, मतलब जो बानो है उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कप्तान जोशी के साथ हो गया था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, कप्तान जोशी हैं वो अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार करते हैं। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें जो बसरा है, ठीक है ना, बसरा जाना पड़ा। मतलब क्या है कि जो बानो से विवाह के ठीक 3 दिन बाद ही उन्हें क्या करना, उन्हें कहाँ जाना पड़ा, बसरा एक स्थान है वहां पर जाना पड़ा। ठीक है, जहां 2 वर्ष तक युद्ध में भटकते रहे, मतलब जहां पर 2 वर्ष तक युद्ध ये करते रहे। ठीक है, अगला कह रहा है जब कप्तान 2 साल बाद घर पहुंचे तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जब वो कप्तान 2 साल बाद अपने घर आए ना तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी उनकी। क्यों? क्योंकि 2 साल में बानो, जो उनकी पत्नी है बानो, तो बानो ने नंदों के ताने, ननद जो होती हैं, ठीक है, उनके ताने सुने, भतीजे जो हैं उनके कपड़े धोए, और जो ससुर के हौज सुने, मतलब ससुर का गुस्सा सुने। ठीक है ना, कहीं वह सुनती थी कि उसके पति को जो जापानियों ने कैद कर लिया है, और कहीं कहीं वो ये भी सुनती थी कि उसके जो पति हैं, जो पति कौन है, जो पति है कप्तान जोशी, उसको क्या किया है, जापानियों ने कैद कर लिया है। तो वो डरती थी भैया। तो और उसकी सास और चाची उस पर व्यंग का बाण चलाती रहती थी, और जो कप्तान जोशी की जो माता है, ठीक है, माता जी हैं वो, और उसकी जो मतलब उसी को ना सास कहेंगी जी, और उसकी जो चाचियाँ थी वो सभी उस पर व्यंग का बाण चलाती थी, मतलब ताना देती थी। ठीक है ना, ये बात है। इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो जाता है। इसी दौरान बानो को क्या हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। उसे सेनिटोरियम भेज दिया गया था, मतलब उसके बाद जब उसको रोग हो जाता है तो उसे सेनिटोरियम भेज दिया गया। ठीक है ना, जैसे किसी को भी बीमार होता है तो सेनिटोरियम ही भेजा जाता था, तो उसको भेज दिया गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, फिर से आपको लिखना होगा। जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटा और उसे बानो की बीमारी का पता चला तो वह सीधे क्या लिखा गया है, सीधे गोठिया सेनिटोरियम जा पहुंचा। जो वो सीधे जैसे उसको पता चला तो वो गोठिया सेनिटोरियम जा पहुंचा, जहां प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमार पत्नी का इलाज चल रहा था। ठीक है, सेनिटोरियम से मृत्यु से पहले, सेनिटोरियम में यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना, सेनिटोरियम में, ये आप में कर लेंगे। ठीक है ना, सेनिटोरियम में मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता था। मतलब ये जो सेनिटोरियम था, यहाँ पर जैसे ही लगा कि अब वो मरीज बचने वाला नहीं है तो उससे पहले ही उसे निकाल दिया जाता था सेनिटोरियम से। तो वही कहा जा रहा है, सेनिटोरियम से मृत्यु से पहले ही निकाल दिया जाता था। बानो को कभी दस्तक लग गए थे। ठीक है ना, बानो को भी दस्तक मतलब बीमारी लग गए थे। डॉक्टर आए और उसने देखा तो, ठीक है ना, जो डॉक्टर आए और उसने देखा तो कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा, कल ही ले जाना होगा, यह 2-3 दिन से ज्यादा नहीं बचेंगे। मतलब जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बानो की हालातें देखी, परिस्थितियां देखी, तो उन्होंने कहा भैया आप रूम खाली कर दीजिए, क्योंकि अब आप मतलब ये 2 से 3 दिन की मेहमान है, ये अब उसके ज़्यादा नहीं बचेंगी। ठीक है ना, तो कप्तान का चेहरा भैया फीका पड़ गया, जाहिर सी बात है। फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे रात को, ठीक है ना, यहाँ पर रात होना चाहिए, तो रात को वह बानो के सामने आया। मतलब जो कप्तान जोशी है वो रात को
गए तो पहले से ही थे, परंतु ये डरते डरते रात को बानो के सामने ये अपनी पत्नी के सामने आए और वहाँ और कहा कि हमें और कहीं जाना होगा। और बानो से कहते हैं कि भैया अब हमें और कहीं जाना होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ से हमें और कहीं जाना होगा, ठीक है। बानो यह समझ गई थी कि नोटिस मिल गई होगी। बानो अब समझ जाती है कि भैया मैं जीने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए नोटिस मिल गया है, इसलिए वे कह रहे हैं कि भैया अब हमें दूसरे जगह पर शिफ्ट होने के लिए। तो सुबह क्या होता है, सुबह कप्तान उठा, उसने सोचा बानो बाथरूम गई होगी, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो वह भागकर मरीजों तक आया। डॉक्टर आए, नर्स आए, चौकीदार आया, लेकिन बानो नहीं आई। दूसरे दिन जो रथी घाटी है, तो रथी घाटी पर उसकी साड़ी मिली। दूसरे दिन रथी घाटी जो है उस पर उसकी साड़ी मिली, ठीक है। बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है ना। शोक में पागल कप्तान साड़ी छाती से लगाए फिरता रहा। तो ये थी कहानी जी कि भैया जब उसकी शादी होती है तो भैया शादी के 3 दिन बाद ही कप्तान जोशी चले जाते हैं युद्ध में। इसकी पत्नी को बीमार हो जाता है, बीमारी से जब वो बीमार बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, कप्तान जोशी आते हैं घर पे, पता चलता है कि बीमारी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, बचने वाली नहीं है। तो उस समय पर जब पता चल जाता है तो उसकी पत्नी क्या करती है कि अस्पताल छोड़कर, और जानती है कि 1-2 दिन के मेहमान हो, तो वो जाकर जान अपनी आत्महत्या कर लेती है। क्यों? वो सोचती है, शायद ऐसा वो सोचती है कि फिर से एक तो पहले से ये परेशान है, फिर से मरने के बाद फिर से ये परेशान होंगे, तो उससे अच्छा कि मैं आराम से ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जब कहानी पढ़ेंगे तो इसके फीलिंग को भी समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आया, मैं आशा करता हूँ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। कहानी ये बहुत ही बेटर है, ठीक है ना। ये एक कहानी एक परिस्थिति की है, इस परिस्थिति को जो समझेगा वही इस कहानी को अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि देखिए क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब हम आपको स्क्रीनशॉट करने का पहले अवसर दे देते हैं। पहले इस कहानी को ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए होंगे। चलिए जी, चलिए इसको भी, ठीक। चलिए अब दूसरा बहादुर कर लीजिए। चलिए कर लिए होंगे, अब कर लीजिए पंचलाइट, कर लिए होंगे। तो चलिए जी, अब हमारे ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैंने तो 15 मिनट ही कहा था, मैं अभी देख रहा हूँ तो बहुत अधिक टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, टाइम लगा, बट क्या था कि कहानी को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे लिखना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आपके लिए ऐसे ही हम रेगुलरली जो भी कंटेंट होता है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे, तो मन लगाकर आप केवल पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।